Hello students, so today we are going to start with a new topic, that is the asthma. Okay, in this lecture we will discuss in detail about the pathophysiology of the asthma. Okay, so let's start with first what is the asthma. Okay, here is the definitions are given. Okay, asthma is a common inflammatory disease of the airway associated with the episode of the रिवर्सिबल ओवर एक्टिविटी ऑफ द एयरवे स्मूथ मसल्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, अस्थमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा एयरवे होता है, एयरवे यानी कि जिसके थ्रू हम एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उस जो वे है उस वे में मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो पाइप नैरो हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एयरवे होता है वो होता है लंग्स यानी कि ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में एयर जाता है और वहाँ से एल्वेलाई से एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के बीच में। ओके, तो अगर उस पाथ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, किसी तरह से इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो पाइप नैरो हो रहा है हमारा ट्रैकिया, तो वहाँ पे एयर फ्लो ईजिली नहीं हो पाएगा, इस वजह से ये अस्थमा कंडीशन क्रिएट होती है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड कॉज क्या हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द मसल लेयर ऑफ द ब्रोंकाई बिकम्स थिकन्ड एंड म्यूकस ग्लैंड enlarge reducing एयर फ्लो इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारी ट्रैकिया है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और जब वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, थिक हो जाती है, और वहाँ पे मसल लेयर होती है वो भी थिक होने की वजह से इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ पे जो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है। और म्यूकस ग्लैंड जब इनलार्ज होता है तो म्यूकस का सिक्रेशन भी बढ़ता चला जाता है। ओके, सो क्या होता है, इसकी वजह से वहाँ पे रिड्यूसिंग एयर फ्लो यानी कि वहाँ पे जो एयर का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है हमारे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है यानी कि हमारे लंग्स के अंदर। ओके, देयर इज अ इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स लाइक द ईओसिनोफिल्स। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कुछ इन्फ्लामेटरी सेल्स कलेक्ट होने लगती हैं धीरे धीरे से, जो इन्फ्लामेशन करती हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, वो पाथ ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है, ड्यूरिंग एस्थमेटिक अटैक देयर इज ब्रोंकोस्पाज्म। जब हमें अस्थमेटिक अटैक होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी ब्रोंकाई है वो रिजल्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है, एंड एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द थिक स्टिकी म्यूकस। और वहाँ से क्या होता है, एक थिक स्टिकी म्यूकस टाइप में निकलता है, आपने देखा होगा म्यूकस हमारे नोज में भी सिक्रेट होता है, हमारे ईयर्स में भी ईयर वैक्स जो होते हैं वो स्टिकी म्यूकस ही होते हैं। तो ये हमारे एक तरफ से तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये हमें इन्फेक्टियस एजेंट से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो वो हमारे लिए एक तरह से डिसीज़ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब ठीक स्टिकी म्यूकस रिलीज होता रहता है तो वहाँ पे क्या होती है, हमारी जो एयर वे है वो नैरो होने लगता है। मान लीजिए कोई एक पाइप है, हम उसमें कोई फ्लूइड फिल करते जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं उसके रास्ते से कोई और चीज़ हम ट्रांसपोर्ट करवा दें, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी उस चीज़ को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुँचने में। ओके, तो वही कंडीशन यहाँ भी है। मान लीजिए ये म्यूकस साइड साइड में रिलीज़ हो रहा है, अब ये जो एयर वे है उसके लिए कम जगह बची है। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शंस आने लगते हैं। अगर हम इस म्यूकस को हटा दें तो फिर क्या होगा, एयर के लिए बहुत सारी स्पेस होगी, वो ईजिली फ्लो करेगी हमारे इनर लंग्स में। ओके, अस्थमा इज़ कैरेक्टराइज बाय द डिस्नोया। और अस्थमा में बेसिकली होता क्या है, इसमें सबसे पहले हमें ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, भाई मतलब एयर हमारे बॉडी में ईजिली नहीं पास आउट हो रहा है, तो इस वजह से हमें डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में। वीजिंग यानी कि एक अजीब तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है जब हमें डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। ओके, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट ऐसा लगेगा टाइट हो गया, रिजल्ट सा। ओके, कफिंग होगी क्योंकि वहाँ पे म्यूकस रिलीज हो रहा है इनफ अमाउंट में। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मल एंड अस्थमेटिक ब्रोंक्यूल्स की कंडीशन। ये हमारी जो नॉर्मल नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ल्यूमन है उसका एरिया कितना ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे देख रहे हैं ये अस्थमा कंडीशन में क्या होती है, ये म्यूकस की लेयर इंक्रीज होने की वजह से मसल लेयर इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये ल्यूमन छोटा हो गया है और यहाँ से एयर फ्लो ईजिली नहीं हो सकता। ओके,
अब यहाँ पे क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, मतलब कि अस्थमा किन किन कारणों से हो सकता है। पहला जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं, ओके। और फिर सेकंड कॉजेज़ है एलर्जेंस। एलर्जेंस यानी कि जो एलर्जी कॉज करता है, यानी उन्हीं की वजह से इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, ओके। कोई भी एलर्जन यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जब भी एंटर करता है तो वहाँ पे पॉसिबल है कि इन्फ्लामेशन फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, ओके। जैसे कि इंडोर एलर्जेंस यानी कि जो हमारे आसपास की चीज़ें, जैसे डोमेस्टिक माइट्स, ओके, फर्ड एनिमल्स एंड जैसे डॉग्स, कैट्स, माइस, इनमें इनसे कुछ माइट्स वगैरह जो इन पे सरवाइव करते रहते, कई बार होता है कि वो हमारे नोज़ या फिर हमारे किसी भी रास्ते से वो अंदर पहुंच जाते हैं, ओके, ब्रीदिंग के थ्रू, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, कॉकरोच एलर्जेंस, फंगाई, मोल्ड्स, एस्ड, तो ये सब क्या कॉज करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ये हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, जैसे आउटडोर पोलन्स, पोलन ग्रेन, फंगाई, मोल्ड्स, एस्ट, तो इस तरह की चीज़ें जब भी हमारी बॉडी में एंटर करती हैं तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन तुरंत स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो हमारे जो मैक्रोसाइट्स होते हैं वो इस चीज़ के लिए फाइट करती हैं कि वो उस फॉरेन पार्टिकल्स को वहीं के वहीं डाइजेस्ट करते। लेकिन उस डाइजेशन के चक्कर में क्या होता है कि वहाँ पे हमारी जो मसल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड कर जाती हैं, जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें अस्थमा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि टोबैको स्मोक, अगर हम लंबे टाइम से टोबैको स्मोक कर रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग यानी कि एक पर्सन जो हमारे सामने बैठ के स्मोकिंग कर रहा है, हम उसे इनहेल कर रहे हैं, तो फिर ये पैसिव स्मोकिंग हो गया, ओके। एक्टिव स्मोकिंग यानी कि जो डायरेक्ट स्मोकिंग कर रहा है, आउटडोर इंडोर एयर पॉल्यूशन जैसा भी हमने पीछे पढ़ा, डाइट में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हमने ऐसी ड्रग्स ले लिए जो हमारी मसल्स को रप्चर कर रही हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। अब यहाँ पे हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है बॉडी में जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और अल्टीमेटली एयर वे ब्लॉक हो जाता है, ओके। फर्स्ट जो एलर्जन है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, ओके। यहाँ पे देखते हैं, जो ये एलर्जन है वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। उसके बाद फिर ये डेंड्राइटिक सेल को एक्टिवेट करेगा, जो कि एक मैक्रोसाइटिक सेल्स होती है। फिर उसके बाद ये CD4 टी सेल्स, ये इम्यूनोग्लोबिन सेल्स होते हैं, यानी कि जो इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। अब ये यहाँ पे आके हमारी इंटरल्यूकिन कुछ मीडिएटर्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को एक्टिवेट करेगा, जैसे इंटरल्यूकिन 4, 5, 3, ओके। तो वो प्लाज्मा सेल्स उनको फिर एक्टिवेट करेंगे, जो प्लाज्मा सेल्स है फिर से इम्यूनोग्लोबिन ई रिलीज करता है सॉरी, इम्यूनोग्लोबिन ई उसके बाद मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा। मास्ट सेल अल्टीमेटली कुछ ऐसे मीडिएटर्स रिलीज करता है जो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जैसे हिस्टामिन, ल्यूकोड्रिन्स, ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन D2। अब सेकंड दूसरे और एरो पे अगर देखें तो यहाँ पे इंटरल्यूकिन 5 जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है वो इओसिनोफिल्स यानी हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स है उसे एक्टिवेट करेगा, और वो फिर से साइटोकाइंस एंड ल्यूकोट्रिन्स कुछ और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है सिर्फ एक इन्फ्लामेशन के लिए, ताकि जैसे कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, ओके। सो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द इन अस्थमा, ओके। यहाँ पे देखते हैं टाइप्स क्या हैं। बेस्ड ऑन स्टिमुलाई इनिशिएटिंग ब्रोंकियल अस्थमा, टाइप्स ऑफ अस्थमा डिस्क्राइब। अब टाइप्स ऑफ अस्थमा किसके बेस पर डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह का स्टिमुलाई आता है, मतलब किस तरह से हमारी बॉडी जो ब्रोंकियल है वो इन्फ्लेम्ड हो रही है। फर्स्ट इज द एक्सटेंसिक अस्थमा एंड द सेकेंड इज द इंट्रिंसिक अस्थमा। तो व्हाट इज द एक्सट्रिंसिक अस्थमा, ओके, इसे हम एलर्जिक अस्थमा भी कहते हैं एक्सट्रिंसिक में। इट अकर्स इन रेस्पॉन्स टू एलर्जेंस, ये ज़्यादातर कब होता है जब कुछ एलर्जन चीज़ें आती हैं, जैसे डस्ट, माइट्स, पोलन्स, मोल्ड्स, ओके। तो अगर इस तरह की चीज़ें हमारी बॉडी में एंटर करती हैं तो वो एक एलर्जिक अस्थमा होगी। एंड इट बिगिनस इन द चाइल्डहुड, हो सकता है ये हमारे चाइल्डहुड में हो जाए या फिर हमें अर्ली एडल्ट लाइफ में कभी भी होने के चांसेस होते हैं। Patients have family history of allergic diseases such as rhinitis, urticaria, ओके। कुछ हमारी फैमिली हिस्ट्री भी होती है जो स्टार्टिंग से ही एलर्जी उसमें होती रहती है, जैसे कि राइनाइटिस एंड द अर्टिकेरिया, कुछ ऐसी एलर्जीज हैं जो फैमिली टू फैमिली चलती रहती हैं, ओके। देयर इज़ इंक्रीज लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ई इन द सीरम, कई बार हो सकता है कि हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन ई है
वो ज़्यादा ही कुछ एक्टिवेट हो जाए और उसका कंसंट्रेशन हमारे सीरम में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। ओके, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। अब यहाँ पे किस तरह से वो हाइपर सेंसिटिव हो रही हैं हमारी बॉडी, है ना, इन्फ्लामेशंस के लिए। ओके, एक्यूट इमीडिएट रेस्पॉन्स, फर्स्ट इज द एक्यूट, सडन हमें क्या होगा, उसका रेस्पॉन्स मिलेगा। इट इज़ इनिशिएटेड बाय द इम्यूनोग्लोबिन ई सेंसिटाइज मास सेल्स, और ये जो इम्यूनोग्लोबिन ई है वो मास सेल्स को तुरंत सेंसिटाइज, मतलब जो हमारी मास सेल होती हैं वो इम्यूनोग्लोबिन ई की वजह से तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाती हैं। ओके, मास सेल्स ऑन डी ग्रैनुलेशंस रिलीज हिस्टामिन्स, उसके बाद जो मास सेल होंगी वो डाइजेस्ट होगी, उनमें से क्या निकलता है, हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, तो इस तरह की इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगी। नेट इफेक्ट्स आर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और उनकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे हमारी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती हैं, और कई बार ज़्यादा फ्लो होने की वजह से एडिमा भी हो सकता है म्यूकस हाइपर सिक्रेशन होने लगे, यानी कि जो म्यूकस है वो ज़्यादा कुछ सिक्रेट होने लगता है हाइपर सेंसिटिव की वजह से। ओके, सेकेंड रिस्पॉन्स इज द लेट फेस रिएक्शंस, इट अकर्स आफ्टर द इमीडिएट रेस्पॉन्स, ये जब होगा जब इमीडिएट रेस्पॉन्स हो चुका होगा, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलॉन्ग्ड मैनिफेस्टेशंस ऑफ द अस्थमा, और ये ऐसा कॉज है जो काफ़ी लंबे टाइम के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है कि हमें लंबे समय से अस्थमा हो जाए। ओके, इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सेसिव मोबिलाइजेशन, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं उनका ज़्यादा ही कुछ मोबिलाइजेशंस होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। ओके, और जैसे कि बेसोफिल्स, हमारे वाइट ब्लड सेल्स कई पार्ट है ये, विच रिजल्ट इन फर्दर रिलीज ऑफ द मीडिएटर, और वो फिर से मीडिएटर रिलीज करेगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक अस्थमा। अब इंट्रिंसिक अस्थमा में क्या होगा, दिस टाइप अकर्स लेटर इन द एडल्ट लाइफ, ये एडल्ट लाइफ के बाद होता है, एंड देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ द चाइल्डहुड, ये बचपन, मतलब यहाँ पे चाइल्डहुड की कोई हिस्ट्री नहीं होती, मतलब ये हमें एक एडल्ट लाइफ के बाद ही हो सकता है, चांसेस हैं कि हो जाए। ओके, और अगर हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन है जब भी होगा, ये नहीं कि हर पर्सन को होना ज़रूरी है। ठीक है, इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और यहाँ पे चांसेस हैं कि इंट्रिंसिक अस्थमा में जो ये इन्फ्लामेशन है वो लंबे टाइम से चलता जाए, और वो भी कहाँ पे, हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइक ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, एंड द अपर, उससे भी नोस्ट्रिल्स में हमारे। ओके, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अदर ट्रिगर्स फैक्टर इंक्लूड एक्सरसाइज, इन्फेक्शंस, स्ट्रेस। ओके, और भी कॉजेज़ हैं, जैसे कि हम किसी एक्सरसाइज की वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है इन्फ्लामेशन की, इन्फेक्शंस हो जाए, या फिर किसी तरह का स्ट्रेस है। लंग्स डैमेज में भी इरिवर्सिबल, और अगर लंग्स डैमेज हो जाता है तो ये इरिवर्सिबल है, यानी कि हम इसे क्योर नहीं कर सकते, ओनली ट्रीट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए इस चीज़ से रिलीफ पाने के लिए। ओके, अब थर्ड टाइप है एक मिक्स्ड टाइप अस्थमा, एंड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एलर्जिक एंड द नॉन एलर्जिक अस्थमा। जो हमने अभी इंट्रिंसिक अस्थमा पढ़ा वो नॉन एलर्जिक भी कह सकते हैं हम उसे, एंड मिक्स टाइप में क्या होता है, ये दोनों एलर्जिक और नॉन एलर्जिक कंडीशन होती है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द अस्थमा, और ये सबसे ज़्यादा होती है। कई बार मिक्स हो जाता है, यानी कि कुछ एलर्जी भी कॉजेज होती है और कुछ हमारे एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों फैक्टर्स में रोल प्ले करते हैं इन्फ्लामेशन में। ओके, अब क्लिनिकल फीचर्स, मतलब कि हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, एक तरह से कह सकते हैं। ओके, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, हमें ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी। वीजिंग एंड द ब्रीथलेसनेस, हमें ऐसा लगेगा हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, और कुछ अजीब सी हमारे गले से वॉइस आएगी, वीजिंग लाइक। ओके, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, हमारा जो चेस्ट है वो टाइट हो फील करेगा, कंजस्ट, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, हमारे जो लंग्स की मसल्स हैं और वो सेल्स टाई करने लगती है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, यानी वही क्या ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो आपको बताएं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, हमने पिछले भी लेक्चर में कई बार डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। ओके, एबनॉर्मल लंग फंक्शन होगा। ड्रग थेरेपी, अब हम क्या क्या ड्रग थेरेपी कर सकते हैं, यानी हम इस अस्थमा को ड्रग से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ द एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स,
फर्स्ट हर जगह हमने देखा कि कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन ही रेस्पॉन्सिबल है अस्थमा के लिए। तो हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट टारगेट है कि हमें इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना है। तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये भी एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, लेकिन ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है उससे कई ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। ओके, बेटर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ही प्रेस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं पेशेंट को। ब्रोंकोडाइलेटर यानी कि हमारी जो ब्रोंक्यूल्स हैं जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, स्पाज्म हो चुका है यानी रिजिडनेस हो गई है, उसे डायलेट करना है, उसे लूज़ करना है उसके मसल्स को, ताकि ईजिली वहाँ पे ब्रीथिंग हो सके। लॉन्ग एक्टिंग V2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और कुछ और भी ऐसी दवाई ले सकते हैं जो कि जैसे ब्रोंकोडाइलेटर की तरह ही एक्ट करें। ओके, थियोफाइलिन ये ड्रग है जो कि अस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट if possible. I would like to more content with more interesting way. Okay, thank you so much.